हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आज सिविल सर्विस डे है और आपको सिविल सर्विसेज डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वो आयरन पिलर हैं, ये वो स्टील पिलर्स हैं जो हमारी देश की पूरी व्यवस्था को संभाल कर रखते हैं। किसी भी राष्ट्र की नियति उसके नेताओं के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा तय की जा सकती है, लेकिन उस नियति को धरातल पर उतारने का काम उन हाथों से होता है जो सामान्यतः कैमरों के सामने नहीं आते, लेकिन वही देश के वास्तविक कर्ता धर्ता भी होते हैं। यह कहानी है भारत की नौकरशाही की, एक ऐसी संस्था जो चाणक्य के अर्थशास्त्र से लेकर मैक्स वेबर की थ्योरी तक और उसके बाद ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विसेज ICS से लेकर के सरदार पटेल के स्टील फ्रेम तक यात्रा करती है। फिर आती हैं इंदिरा गांधी जो लेकर के आती हैं एक नया कॉन्सेप्ट कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का, और उसके बाद वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौर जहां पर मिशन कर्मयोगी तक की यात्रा ये सिविल सर्विस तय करती है। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से हर एक चीज पर चर्चा करेंगे। कैसे शुरू हुआ यह कॉन्सेप्ट चाणक्य के समय में, मैक्स वेबर की थ्योरीज क्या हैं, नौकरशाही, आधुनिक नौकरशाही के जनक माने जाते हैं मैक्स वेबर, भारत में इसका आगमन कैसे होता है अंग्रेजों के काल में, सरदार पटेल ने इसे आज़ादी के बाद कंटिन्यू क्यों किया पंडित नेहरू के कठोर विरोध के बावजूद, और उसके बाद इंदिरा गांधी के समय में एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट नौकरशाही में कैसे आया, और आज नौकरशाही किस प्रकार से काम कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में। तो आज एक लंबा सेशन होने जा रहा है जिस सेशन में हम लोग पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं नौकरशाही की। यह बात वास्तव में देश की सबसे ताकतवर और सबसे विवादित संस्था की है। इस नौकरशाही पर जितनी शक्तियां हैं, जितने सामर्थ्य हैं और जितने कार्य हैं, उससे ज़्यादा विवाद भी हैं इसके साथ। क्या आप जानते हो कि आज की IAS, IPS और सरकारी दफ्तरों की यह पूरी की पूरी मशीनरी शुरू कैसे हुई, यह आइडिया कहां से आया? तो इसलिए आज के इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप फैक्ट्स के बजाय उस पूरी एनालिसिस को समझें जिसने इस पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को जन्म दिया, उस आइडिया को समझें, क्योंकि यह नौकरशाही ही है जो भारत को जोड़ती है। तो आज हम भारत के इस बनने, नौकरशाही के बनने, भारत के इसके जुड़ने और भारत के लिए इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ साथ आलोचनाओं की भी जिक्र करेंगे। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। यह कहानी है करीब 2300 साल पुरानी। चाणक्य, आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था, उन्होंने बुक लिखी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बुक वास्तव में मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन पर लिखी गई बुक थी। उनकी किताब दुनिया की सबसे विस्तृत और पुरानी प्रशासनिक पुस्तक है। आचार्य चाणक्य ने राज्य के 7 अंग बताए, सप्तांग थ्योरी दी, जिसमें राजा, अमात्य वे थे जो मंत्री और नौकरशाह हुआ करते थे, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र की अवधारणा दी। ये 7 अंग बताए थे राज्य में, जिसमें से असली जादू और पावर हुआ करता था अमात्य यानी कि नौकरशाहों के पास। उन्होंने 18 मुख्य विभाग स्थापित किए, 27 अध्यक्ष जैसे कि सुप्रिंटेंडेंट होते हैं उनकी भी व्यवस्था बनाई। खजाना, कृषि, व्यवसाय, व्यापार, जासूसी, कानून व्यवस्था, सब कुछ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंटल सेटअप किए। हर अधिकारी के लिए स्पष्ट कर्तव्य, निश्चित वेतन और भत्ता और मकान आदि की व्यवस्था की, और साथ ही साथ भर्तियां जो होती थी वो मेरिट पर की जाती थी। गुप्तचर प्रणाली के द्वारा निरंतर निगरानी रखी जाती थी। इतना व्यापक और विस्तृत प्रशासनिक मॉडल आचार्य चाणक्य ने तैयार किया था। चाणक्य का मुख्य सिद्धांत था केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को एक साथ चलाना। राजा शीर्ष पर अवश्य होता था, लेकिन स्थानीय स्तर पर अधिकारियों को स्वायत्तता दी जाती थी। जवाबदेही, भ्रष्टाचार रोकने के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस, और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो चाणक्य के प्रशासन का था वह था मौर्य प्रशासन के दौरान योगक्षेम का, अर्थात प्रजा की समृद्धि और सुरक्षा। तो जो आज आप वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट देखते हो वही कॉन्सेप्ट है जो कि योगक्षेम का कॉन्सेप्ट था, प्रशासनिक सुविधा और मॉडल के साथ विकसित किया गया आचार्य चाणक्य के द्वारा। तो आज जब हम भारत के प्रशासन को देखते हैं, आज के भारत के प्रशासन को देखते हैं, तो आचार्य चाणक्य के सिद्धांत जो कि विभागों के बंटवारे, खुफिया तंत्र और स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड हैं, वे साफ दिखाई देते हैं।
चाणक्य ने स्पष्टतः यह साबित किया कि बिना कुशल नौकरशाही के राज्य को चलाना संभव नहीं है। अब आते हैं आधुनिक समय में, 20वीं शताब्दी में जर्मनी के समाजशास्त्री मैक्स वेबर को आधुनिक नौकरशाही का जनक कहा जाता है। उन्होंने बुक लिखी इकोनॉमी एंड सोसाइटी। उन्होंने उसमें एक मॉडल दिया आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी का, यानी कि आदर्श प्रकार की नौकरशाही का अवधारणा दी। उनके अनुसार जो नौकरशाही है वो रेशनल लीगल मॉडल है, एक तरीके से रेशनल लीगल अथॉरिटी रखती है, और उसमें उन्होंने कुछ विशेषताएं बताई थी नौकरशाही की इस मॉडल की। उसके अंतर्गत इसमें पदानुक्रम होना चाहिए, हायरार्की होनी चाहिए, कमांड की चेन होनी चाहिए, हर ऊपरी लेवल नीचे लेवल के अधीन होगा, श्रम विभाजन स्पष्टता होना चाहिए, नियम और विनियमन के अनुसार यह कार्य करेगा, निष्पक्षता यानी कि इम्पार्शियलिटी होगी, करियर ओरिएंटेड होगा, यानी कि पूरा काम पूरा का पूरा जीवन इनका अपने करियर पर चलेगा, कोई अन्य आय का स्रोत नहीं होगा, और योग्यता आधारित भर्ती होगी। वेबर का कहना था कि यह सिस्टम सबसे कुशल है, और उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर यह सिस्टम एक बार स्टैब्लिश हो जाएगा तो वह निश्चित तौर पर सदैव रहेगा, इसे खत्म कर पाना संभव नहीं होगा, और यह एक प्रकार से आयरन केज बन सकता है जहां रचनात्मकता ही खत्म कर दी जाए, लेकिन यह सिस्टम तब भी प्रिवेल करेगा। भारतीय नौकरशाही आज भी नौकरशाही में वेबर के सिद्धांतों का पालन करती है, जहां पर रूल बेस्ड सिस्टम होता है, हायरार्की होती है, जो रूल्स हैं उनको फॉलो करने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है बजाय लक्ष्य को प्राप्त करने के। तो यूपीएससी की परीक्षा, नियमावली, पदानुक्रम, ये सब आपको बार बार दिखेगा भारतीय प्रशासन में भी, और यह कई बार रेड टेपिज्म यानी कि लाल फीताशाही का कारण भी बनता है। भारत में नौकरशाही, आधुनिक भारत में नौकरशाही का इंट्रोडक्शन होता है ब्रिटिश राज के समय। 1886 से 93 के बीच में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहला रिफॉर्म किया, जिसको कहा गया कॉर्नवालिस कोड। फिर 1793 में चार्टर एक्ट ने सिविल सर्वेंट्स को अधिकार प्रदान किए। 1853 के चार्टर एक्ट ने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शुरू किए, जहां पर मेरिट बेस्ड भर्तियां शुरू होती हैं नौकरशाही की। 1858 की क्रांति के बाद क्या हुआ था, ब्रिटिश राज आ गया था, सीधे सीधे क्राउन के पास चला गया था हमारा शासन, और इंडियन सिविल सर्विसेज बनती है 1858 में, जो बन जाती है स्टील फ्रेम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। लॉयड जॉर्ज ने 1922 में कहा था कि आईसीएस भारत का स्टील फ्रेम है, और आईसीएस के अधिकारी असाधारण रूप से शक्तिशाली थे। वे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी हुआ करते थे, और डिस्ट्रिक्ट जज भी हुआ करते थे, यानी कि तीनों शक्तियां एक साथ एक ही अधिकारी में समाहित थीं। 1919 के मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स ने इसका भारतीयकरण शुरू किया, यानी कि इसमें भारतीयों को भी स्थान दिया जाने लगा। 1947 तक आईसीएस भारत के प्रशासन की रीढ़ बन चुकी थी, बैकबोन बन चुकी थी। लेकिन यह एक प्रकार से उपनिवेशी स्ट्रक्चर था जो हम फॉलो कर रहे थे। यह भारतीयों के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स के लिए बनाया गया था, और स्वतंत्रता के बाद इसे भारतीय लोकतंत्र की धारणा के अनुरूप ढलना था। आजादी प्राप्त होती है, उसके बाद इस पर बड़ा डिबेट था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस औपनिवेशिक मशीन को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल एक अलग तरीके से विचार रखते थे। उनका कहना यह था कि अगर आपके पास एक अच्छी ऑल इंडिया सर्विस नहीं है तो पूरे देश को एक साथ एक रूप में रखना संभव नहीं होगा, और हमें नहीं लगता कि अगर ऐसा आप नहीं कर पाए तो देश की एकता को बनाए रख सकेंगे। ये 1947 में सरदार पटेल के विचार थे। तो पटेल ने अधिकारियों को भारत का स्टील फ्रेम कहा, और उनका मानना था कि बिना एक निष्पक्ष और मजबूत सिविल सेवा के भारत जैसा विविध देश बिखर जाएगा, और यही ऑल इंडिया सर्विसेज के पीछे का कॉन्सेप्ट भी है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण अवधारणा दी, और यहां से आप भारतीय नौकरशाही के विकास के प्रथम चरण को समझेंगे। उन्होंने न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी को प्रमोट किया। उनका मानना था कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसे मंत्रियों के सामने दबना नहीं चाहिए, मंत्रियों के सामने अपनी बात सतर्कता और मजबूती से रखनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को वह पावर भी दिया। अगर आप देखेंगे तो 1947 में आईसीएस का नाम बदलकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रख दिया गया। यह बदलाव केवल नाम का नहीं था बल्कि उद्देश्य का बदलाव था, शासन से सेवा की ओर और भारत की सेवा की ओर।
इसका एक बड़ा उदाहरण भी आप देखिए, जो रियासतों का एकीकरण हुआ भारत में। वीपी मेनन ऐसे नौकरशाह थे, उन्होंने 552 रियासतों के एकीकरण के दस्तावेज तैयार किए, और यह इस बात का प्रमाण है कि जब प्रशासनिक मशीनरी राष्ट्रीय लक्ष्य से जुड़ती है तो वो चमत्कार कर देती है, और वीपी मेनन इसके क्लासिकल एग्जाम्पल हैं। हर एक रियासत के विलय की ड्राफ्टिंग की गई, और आज 21 अप्रैल को जब हम सिविल सर्विस डे मना रहे हैं तो सरदार पटेल की याद में मना रहे हैं, उस स्टील फ्रेम को जो भारत को आज भी एकजुट रखे हुए है, मजबूत बनाए हुए है। इसके बाद 1960-70 के दशक में इंदिरा गांधी का दौर आता है, और इंदिरा गांधी के दौर में ब्यूरोक्रेसी एक नया मोड़ लेती है। 1967 के चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद इंदिरा गांधी ने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की अवधारणा दी। उसका मतलब था कि नौकरशाही को निष्पक्ष नहीं होना चाहिए, बल्कि सरकार की नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। 20 पॉइंट प्रोग्राम शुरू किए, गरीबी हटाओ, बैंकों का नेशनलाइजेशन, नौकरशाहों को फील्ड में उतारा गया ये सब करने के लिए। और 1975 से 77 के दौर में जब इमरजेंसी लगती है तो नौकरशाही का इस्तेमाल शासन की, सत्ता की नीतियों को पालन कराने के लिए सख्ती से किया गया। कुछ अधिकारियों को प्रोत्साहन मिला, कुछ को साइडलाइन किया गया, इससे दक्षता बढ़ी, लेकिन आलोचना भी हुई कि राजनीति का प्रभाव पहली बार नौकरशाही पर बहुत साफ दिखाई दिया और राजनीतिकरण हो गया नौकरशाही का। यह पटेल की न्यूट्रल स्टील फ्रेम को थोड़ा सा बेंड कर दिया गया यहां पर। 1960-70 के दशक के बाद जब हम देखेंगे तो 1960 से लेकर 90 का दौर एक और खास बात लेकर आता है, और वो है लाइसेंस राज का दौर। यह भी इंदिरा गांधी का ही दौर था, 1960 के दौर से शुरू गया काम था। इससे जन्म लेती है लाल फीताशाही, एक मामूली अनुमति के लिए महीनों का इंतजार, फाइलों का अंतहीन चक्कर, यह बन गया ब्यूरोक्रेसी का एक ट्रेडमार्क। दूसरा, इंस्पेक्टर राज आया। सरकारी अधिकारियों के पास असीमित विवेकाधिकारी शक्तियां दी गई इंदिरा गांधी के राज में, जिससे भ्रष्टाचार जो एक बहुत ही क्रीम लेयर पर ही था, आम जन तक, आम ऑफिसेस तक, लोअर लेवल तक और हर प्रशासन के लेवल तक पहुंच गया। संवैधानिक ढाल प्रदान की गई नौकरशाही को। 311 के अंतर्गत जो बर्खास्तगी से बच पाने के लिए, इनफैक्ट मनमानी बर्खास्तगी से बचाने के लिए बनाया गया था यह कानून, यह संविधान का अनुच्छेद धीरे धीरे भ्रष्ट अधिकारियों के लिए एक कवच बन गया और उन्हें हटाना लगभग असंभव हो गया। 1990 का दौर जब आता है तो 1990 के दौर में एक व्यक्ति होते हैं टीएन शेषन। एक अधिकारी के रूप में उन्होंने साबित किया कि संस्थाएं मृत नहीं होती हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में टीएन शेषन ने उन शक्तियों का उपयोग किया जो हमेशा से थीं, लेकिन कभी किसी निर्वाचन आयुक्त ने इस्तेमाल ही नहीं की थी। उन्होंने राजनेताओं को कानून का पाठ पढ़ाया और भारतीय चुनावों की तस्वीर बदल दी। 2014 पे चलते हैं। 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी जी, वो सत्ता में आने के बाद उन्होंने नौकरशाही को फिर से रीस्ट्रक्चर करने की ओर कदम बढ़ाया। उनका नारा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो मोदी सरकार ने कई सारे रिफॉर्म्स किए, जिसमें सबसे बड़ी चीज थी लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री, अब इसको आप क्रांतिकारी कदम कह भी सकते हैं या एक नया ही मॉडल कह सकते हैं, जहां पर 2018 में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर लेटरल एंट्री शुरू कर दी जाती है। प्राइवेट सेक्टर और एकेडमिशिया के एक्सपर्ट्स को सीधे गवर्नमेंट में सेक्रेटरी लेवल पर एंट्री दे दी जाती है। इसकी आलोचना भी बहुत हुई। SC, ST, OBC रिजर्वेशन को एक तरीके से यह लेटरल एंट्री कमजोर कर रही थी। दूसरा, मिशन कर्मयोगी। ये जो आई गॉट प्लेटफॉर्म है उसकी स्थापना की गई। मिशन कर्मयोगी के तहत इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया और लाखों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई। प्रगति मीटिंग शुरू की गई, जिसके अंतर्गत पीएमओ से डायरेक्ट मॉनिटरिंग की जाती थी। पीएम खुद इसके प्रमुख हैं और पीएम प्रमुख रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की इसके माध्यम से समीक्षा करते हैं लगातार। अधिकारियों को पता चला कि अकाउंटेबिलिटी अब रियल है, आपसे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। ई गवर्नेंस का मॉडल लाया गया, जहां पर आधार बेस्ड डिलीवरी, PFMS, GEM और GEM पोर्टल जो है वह और इससे जुड़े हुए ब्यूरोक्रेटिक जो प्रोसेसेस थे उनको बहुत ट्रांसपेरेंट किया गया। करप्शन के कुछ ट्रेडिशनल पॉइंट्स निश्चित तौर पर कम हुए और खत्म भी हुए। तो दोस्तों,
ये यात्रा जो चाणक्य के दौर से शुरू हुई और नरेंद्र मोदी के समय तक आती है ना, आचार्य चाणक्य के सप्तांग से वेबर के आयरन केज तक गई और पटेल के स्टील फ्रेम से नरेंद्र मोदी के कर्मयोगी तक आई। यह एक बड़ी आकर्षक और महत्वपूर्ण यात्रा है। मैंने एक वीडियो में इस सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने का प्रयास किया, लेकिन चुनौतियां आज भी हैं, जैसे लाल फीताशाही जहां पर अननेसेसरी डिले होता है, भ्रष्टाचार, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और इन सारे चुनौतियों के साथ साथ इनके योगदान भी निश्चित तौर पर बहुत सारे हैं, जहां पर विकास परियोजनाओं में इनके योगदान है, चुनाव, आपदा प्रबंधन, कोविड मैनेजमेंट। आप देखेंगे भारत की प्रशासनिक मशीनरी ने अप्रतिम कार्य किया है। भविष्य में एआई और डिजिटल टूल्स आएंगे, इससे नौकरशाही और तेज और पारदर्शी हो सकती है, लेकिन सवाल अंत में बेसिक और वही पुराना है कि क्या यह तंत्र जनता के लिए है या जनता इस तंत्र के लिए है। नौकरशाही का असली परीक्षण उसकी शक्ति में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि वह कतार के आखिरी खड़े व्यक्ति तक न्याय और सेवा कितनी सहजता से पहुंचा पाता है। व्यवस्था बदल रही है, तकनीकियां बदल रही हैं, लेकिन प्रशासन की आत्मा सदैव से सेवा ही रहनी चाहिए थी और सेवा ही होनी चाहिए। आप भी अपने विचार, अपने अनुभव, अपनी समझ, आपने जो भी देखा समझा, नौकरशाही के बारे में आप जो भी मानते हैं, निश्चित तौर पर कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम हमेशा एक सिंगल साइडेड चश्मे से ही हर एक पक्ष को देखना चाहते हैं। आप नौकरशाही के पूरे विश्लेषण, पूरे विकास, पूरी यात्रा को समझने के बाद मुझे उम्मीद है एक बेहतर ढंग से अपने विचार हमारे साथ साझा अवश्य करेंगे। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूँ। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ वो बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी में हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, और इन नए बैचेस में आपको 27 अप्रैल से नया बैच मिलेगा, जहां पर आपको एक कोड लगाना होगा, पीके लाइव। इस कोड को लगाते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा। हमारे बैचेस की डिटेल और हमारी डिस्क्रिप्शंस आप हमारे जो बैचेस के डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको ये सारी की सारी जानकारियां उपलब्ध होंगी। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।